हे गाइस, मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव और आप हैं द जीएस क्लास प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग कर रहे थे यूपीएससी ईपीएफ 2020 की प्रिपरेशन। तो ये है आपका 10th लेक्चर और इसमें हम लोग करेंगे सेकंड फेज। फर्स्ट फेज हम लोग कर चुके थे 1875 से 1918 तक, और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कैसे सोशल वर्कर्स के हाथ में सारा का सारा मूवमेंट था और उन्होंने कैसे उसको अपनी जो डिमांड्स उनकी थी लेबर क्लास की या वर्किंग क्लास की, वो कैसे आगे रखी। तो आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कैसे सोशल वर्कर्स के हाथ से वो सारा कंट्रोल जो है जाता है वर्किंग क्लास के हाथों में, वहाँ से लीडर्स निकलेंगे और सारा कंट्रोल जो है वो लेंगे अपने हाथों में और फिर वो अपनी डिमांड जो है खुद आगे रखेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि अब 1918 से ये सब चीज़ें कैसे चलेंगी। उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि ये सब इनको ज़रूरतें पड़ी क्यों। जब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी तो उसके बाद से क्या हुआ, वहाँ पे क्या कहते हैं, इंटेंसिव उनके आवर्स रखे गए, बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स, लॉन्ग वर्किंग आवर्स से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। तो उनसे उन लोगों ने ये लगा कि अब क्या करते हैं, हम लोग को कलेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। अपनी जो हमारी डिमांड्स हैं उनको, क्योंकि क्या था इस टाइम तक आते आते उनको अपने राइट्स तो पता लग गए थे कि हमारे ये राइट्स हैं, है ना। जैसे कि रशियन रिवॉल्यूशन आप देखिए तो उस जगह पे उनको ये सब बातें पता चलने लगी थी कि हाँ भाई, हमारे भी कुछ राइट्स हैं, वर्किंग क्लास के कुछ राइट्स होते हैं और सब जगह ये दिए जा रहे हैं और हमको नहीं दिए जा रहे हैं। तो उनको जब बातों को उनको जब उन्होंने रियलाइज़ किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग को अपने राइट्स तो लेना ही पड़ेंगे। तो अब उन लोगों ने इस काम को करने के लिए उन्होंने कहा कि कलेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। ये एक ट्रेड यूनियन आती है सामने तो उससे जो है कुछ नहीं होने वाला है, हम लोगों को कलेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं, स्वराज मूवमेंट के थ्रू जो है मूवमेंट को काफ़ी जो है प्रोत्साहन मिला, तो उसके थ्रू उन लोगों ने अपनी डिमांड्स आगे रखी, है ना। और वर्किंग क्लास का जब वहाँ पे एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन पाया गया तो उससे जो है एक अच्छा खासा प्रेशर बिल्ट होता था गवर्नमेंट पे। ये जो कि मैं डिस्कस कर रहा था, रशियन रिवॉल्यूशन की बात कर रहा था, तो उसकी वजह से भी जो है काफ़ी कुछ आइडियाज़ जो है उन लोगों को मिले कि हम लोग को ये राइट्स हैं और इस तरह से हम जो है अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएलओ, आईएलओ इस्टेब्लिश हुआ 1918 में, है ना। और उससे उनको एक अपनी डिग्निटी की कुछ मतलब झलक मिली कि हाँ, कुछ डिग्निटी वर्कर्स की भी होती है। पहले तो उनको बिल्कुल जानवर की तरह ट्रीट करते थे, यहाँ से ले जाके बेचा जाता था अफ्रीका में, है ना। तो ये सब काम होते थे, तो उनको अपनी डिग्निटी की जो कह सकते हैं वो थोड़ी सी झलक मिली कि हाँ, इस तरह से जो है हम हमारी भी कुछ डिग्निटी है, हम भी तो इंसान है। तो ये सब चीज़ें जो है इसके बारे में आईएलओ के बाद जब आईएलओ स्टैब्लिश हुआ तो ये सब कलेक्टिवली काम करेंगे, आगे चल के बात करते हैं। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने ये स्टार्ट किया था अपना, उन्होंने भी एक हालांकि अनसुईया साराभाई के उसके साथ स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने जब बताया कि वर्किंग क्लास कैसे अपनी डिमांड रख सकता है, तो उन्होंने अपना एक अलग कंसेप्ट दिया कि कैसे अहिंसा के थ्रू आप अपनी डिमांड रख सकते हैं, तो उससे भी उनको एक आइडिया मिला। और 1920 तक आते आते क्या हुआ था, वहाँ पे बहुत सारी ट्रेड यूनियंस जो है एक साथ बन चुकी थी। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं वाडिया विच लेड द फॉर्मेशन ऑफ अंदर 14 यूनियंस ड्यूरिंग 1918 टू 1919। तो देख सकते हैं कि यहाँ तक काफ़ी सारी ट्रेड यूनियंस बन चुकी थी और इवन कई सारी स्ट्राइक्स भी होती रहती थी टाइम टू टाइम, लेकिन वो इतनी बड़ी स्ट्राइक्स नहीं थी कि यहाँ पे मेंशन करना जरूरी पड़े। ठीक है, लेकिन स्ट्राइक्स और अपनी डिमांड जो है ये लोग रखते रहते थे ट्रेड यूनियंस बनने के साथ साथ। फिर आगे देखते हैं गांधी जी का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन में, तो वहाँ पे उन्होंने अपना बताया कि नॉन वायलेंस के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि नॉन वायलेंस के थ्रू कैसे अपनी डिमांड को रख सकते हैं, तो उसके बारे में इनको आइडिया मिला। फिर एक दिक्कत आ गई, क्या हुआ, आईएलओ का क्या कहते हैं, आईएलओ की कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपने रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे भेज दिए और वहाँ पे जो है कोई भी एक ऐसी ट्रेड यूनियन का जो इंडिया की कोई जो जितने भी ट्रेड यूनियन उस टाइम पे चल रही थी वहाँ से किसी को भी नहीं भेजा था, और उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए कि यही रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया के लेबर्स को। तो इससे उनको वो सब काफ़ी गुस्सा हो गए थे, नाराज़ हो गए थे। तो उसके बाद वो जब ये सब बातें होने लगी कि हमारा कोई एक ऐसा सोल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लेबर्स का जो हमको आईएलओ में रिप्रेजेंट कर पाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना ये 1920 में फिर स्टैब्लिश हुआ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एआईटीयूसी उसको हम बोलते हैं। ठीक है, 13 अक्टूबर 1920 में, एज अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर ऑफ ट्रेड यूनियंस। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। अब इसको सपोर्ट किया काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स ने, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, है ना, गुलजारी लाल नंदा हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, सीआर दास हो गए। तो इन सबका इस यूनियन को सपोर्ट मिला हुआ था। अब इसका एम ये था कि देखिए जितने भी आईएलओ में जो डेलीगेट्स जाएंगे तो उनके बारे में मतलब उनको मतलब डेलीगेशन एक्चुअली फैसिलिटेट करना है कि कौन जाएगा यहाँ से, कौन जो है वहाँ पे हमारा पक्ष रखेगा ना। ट्राईपार्टाइट होती है आईएलओ ऑब्वियसली वहाँ पे, तो जो लेबर की तरफ से जो इंडिया से जाएंगे तो वो वर्किंग क्लास की तरफ से, तो वो कौन जो है रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके लिए बेसिकली जो है ये हमारा एआईटीयूसी जो है स्टैब्लिश किया गया था। फिर 1921 में क्या हुआ, रिजोल्यूशन पास हुआ और वहाँ पे क्या कहा गया, लेबर शुड बी गिवन फुल फ्रीडम टू फॉर्म अ यूनियन, और लेबर को फुल फ्रीडम दी जानी चाहिए एक यूनियन फॉर्म करने की। तो ये बातें क्या हुआ, 1921 में रिजोल्यूशन पास हुआ था आईएलओ में, याद रखिएगा। अब 1921 आते आते क्या हुआ कि नंबर ऑफ यूनियंस जो 137 से लेकर के वहाँ पे 137 तक हो गई थी, और वहाँ पे लेबर्स की जो मेंबरशिप थी वर्कर्स की वो 2.23 लाख हो चुकी थी 1924 तक आते आते, है ना। तो इतना तक आईएलओ के एस्टैब्लिशमेंट के बाद से जैसे जैसे डिमांड्स वो लोग रखते चले जा रहे थे, तो उसके बाद आप देखेंगे एक ड्रास्टिक ग्रोथ दिखेगी आपको पार्टिसिपेशन, और ये पार्टिसिपेशन आगे जाके गिरेगा भी, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जब उसके बाद से क्या करेंगे, लोग मेंबरशिप लेना फिर बंद कर देंगे धीरे धीरे से, लेकिन वो हालांकि बहुत छोटे समय के लिए होगा, लेकिन रीज़न आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था।
अब इतना सब हुआ तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने डिमांड्स रखी, तो उसको देखते हुए इन्होंने क्या पास किया, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पास हो गया। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, अगर आप टेलीग्राम के थ्रू नहीं आए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, हो सकता है पिन कमेंट में या कहीं पे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी आपको। चलिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल। चलिए, तो देखते हैं इसके बारे में। हाँ, ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो पास हो गया था, और इसके थ्रू हुआ क्या कि जो ट्रेड यूनियन थी उसको लीगल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है ना, एक एंटिटी की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा, और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो होगी, जिसको क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, या चलिए उतना डिटेल नहीं जाते हैं, ठीक है। तो एक ट्रेड यूनियन को है लीगल एंटिटी, और उसको जो है काफ़ी कुछ एज अ मतलब लीगल एक जो है स्टेटस दे दिया गया था। और इससे क्या हुआ, एक मतलब एक इम्प्रूव्ड इमेज ट्रेड यूनियन की जो है पब्लिक के सामने निखर के आई कि हाँ भाई, ट्रेड यूनियन कोई ऐसी वैसी यूनियन नहीं है, ट्रेड यूनियन के मतलब काफ़ी पावर होती है, और वहाँ पे जो है वो अपनी डिमांड्स रखते हैं, और ट्रेड यूनियन की एक इमेज जो है पब्लिक के सामने, एक पॉजिटिव इमेज जो है बन के आने लगी। अब सिनेरियो यहाँ पे चेंज होगा, क्या हुआ था, 1929 तक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थी, एआईटीयूसी, वो एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन थी, और वही जो है बेसिकली एक जो है सोल रिप्रेजेंटेटिव का काम करती थी। लेकिन 1930 में क्या हुआ, देयर वाज अ स्प्लिट इन द एआईटीयूसी ऑन अकाउंट ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते क्या हुआ, उसमें स्प्लिट आ गया, और क्या बनी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो कब हुआ ये, 1930 में। 1930 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बन गई। और आपको मैं बता दूं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की जगह इसको इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन भी लिखा जाता है। तो ये जो थे, ये एक मॉडरेट किस्म के लोग थे, जितने भी मॉडरेट्स थे, तो वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन में आ गए, और जो रेडिकल्स थे वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में आ गए। अब आगे हम लोग देखेंगे, अभी जब एक और स्प्लिट होगा तो उसमें क्या हुआ, तो उसमें कम्युनिस्ट अलग हो गए थे, है ना। चलिए, अच्छा, ये लीडरशिप किसके अंडर, लीडरशिप एनएम जोशी, एनएम जोशी के अंडर की लीडरशिप के अंडर जो है, इन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन को स्टैब्लिश किया था, और इसका नाम एक्चुअली ये था, ये रख लिया गया था, नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन इन्होंने रख लिया था अपना नाम। तो आगे कंफ्यूज मत होइए, अगर कहीं पे एन टी यू एफ लिखा हो तो इसका मतलब वो ए आई टी यू एफ है, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन या नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, वो एक ही चीज़ होने वाली है। अब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का जैसी फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ भाई, अगली जो ए आई टी यू सी थी उसके मेंबरशिप में काफ़ी कमी आ जाएगी। अब मान लीजिए कोई एक इंसान टमाटर बेच रहा था, कल को 2 लोग टमाटर बेचने लगे उसी जगह पे, है ना, तो क्या होगा, कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। तो जो मेंबरशिप थी वहाँ पे कोई अगर अच्छा टमाटर बेचेगा तो वहाँ ज़्यादा लोग जाएंगे टमाटर लेने, ठीक है। तो यहाँ पे वही हिसाब था कि जो ट्रेड यूनियन ज़्यादा अच्छी लगी तो वहाँ ज़्यादा लोग चले गए, या एक जगह कम लोग चले गए, तो उसकी मेंबरशिप में काफ़ी जो है कमी आने लगी थी। और अब भैया फिर से फंडामेंटल डिफरेंसेस आने लगे, और क्या हुआ, यहाँ से कट के निकल गई रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, आरटीयूसी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कम्युनिस्ट लेड थी, और यहाँ जैसे आपको मैंने बताया था कि 3 टुकड़े पहले हो जाएंगे, है ना। तो रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थी यहाँ से कट के ये निकल गई, और ये कब हुआ, ये हुआ 1931 में। अब इस समय तक आते आते फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 सेंट्रल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपको दिख जाएंगी, एक हो गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये 3 हो जाएंगी, ये समझ लीजिए, ये टीयूसी वाली जो थी ये हो जाएगी रेडिकल्स जो थे, ये हो जाएंगी मॉडरेट्स, और ये हो जाएंगे कम्युनिस्ट। तो ये तीनों अलग अलग हो चुके थे अब तक आते आते। और साथ में कुछ जो थे वो इंडिपेंडेंट वाले थे, जैसे ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन, ये आगे काम करेगा जोड़ने में आगे, जब सारी की सारी जब मर्ज होंगी तो ये हेल्प करते हैं आगे जाके। और टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो कि अनसुया साराभाई के लीडरशिप में जो है ये बनी थी, है ना। आफ्टर द फर्स्ट स्प्लिट ऑफ आईआईटी एफर्ट्स वर मेड टुवर्ड्स ट्रेड यूनियन यूनिटी थ्रू रॉय ग्रुप, एक रॉय ग्रुप बनाया गया, और जिसके थ्रू जो है सोचा गया कि इसको जो है हम लोग सारे ट्रेड यूनियंस को जो है मर्ज किया जाए। एक यूनिटी प्लेटफॉर्म भी था, वो कुछ खास काम नहीं कर पाया, लेकिन अब इसके बारे में आगे देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया ट्रेड रेलवेमेंस फेडरेशन जो था वो एक न्यूट्रल बॉडी थी, तो उसने एक यूनियन यूनिटी कमेटी फॉर्म करी 1932 में, और उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, इनको जो है मर्ज करने की कोशिश करते हैं बाय एफर्ट्स ऑफ एआईआरएफ, वही रेलवेमेंस वाली। सर्टेन ब्रॉड कंक्लूजन वर ड्रॉन विच वर एग्रेबल टू बोथ द विंग्स ऑफ लेबर, एआईटीयूएफ एंड एआईटीयूसी। तो इन दोनों के बारे में मतलब दोनों ही एग्री हो रहे थे, तो आगे देखते हैं उसका फिर रिजल्ट क्या निकलता है। अब एज अ रिजल्ट क्या हुआ, 1933 में एक न्यू बॉडी बनाई गई एनएफएल के नाम से, और ये एनएफएल में पहले एमलगमेशन हुआ, क्या कहते हैं, एआईटीयूएफ का और रेलवेज यूनियन का, ठीक है, इन दोनों का एमलगमेशन हुआ, फिर ये सब मिल गए जब, तो वो फिर से नाम दे दिया गया नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, जो कि ऊपर जो कि एआईटीयूएफ का भी मतलब उसको भी यही कहते थे उन्होंने, मतलब एक अपना अल्टरनेट नेम कह सकते हैं कि एनटीयूएफ ऑलरेडी रख रखा था। लेकिन फिर ये सब जब इन सब का मर्जर हुआ तो जो एक बड़ी बड़ी यूनियन यही निकल के आ रही थी, तो इसका नाम जो है नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन रख दिया गया, जब ये सबकी रेलवे वाली और एआईटीयूएफ जब मिल गए। लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और जो रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ये अभी इसमें नहीं मिली है, ये खाली अभी एनटीयूएफ है, अभी यहाँ पे और कोई मर्जर नहीं हुआ है। लेकिन क्या था, अब यहाँ पे जैसे जैसे ये डिवीज़न जो लोगों के सामने आ रहा था, तो वहाँ पे जो जो क्या कहते हैं, जो एम्प्लॉयर क्लास था, तो उसको लगा कि जो लेबर्स हैं वो काफ़ी जो है अब जो है उनका बहुत ज़्यादा दबदबा बना नहीं है, अब वो अपना अगर हम कुछ भी करेंगे तो उनमें यूनिटी है नहीं, तो वो अपनी डिमांड्स उतनी अच्छे तरीके से नहीं रख पाएंगे। तो उसके चलते क्या हुआ,
More than 50,000 workers in Mumbai, in Bombay city, were thrown out of employment and the wages rates were cut drastically under these circumstances. तो 50,000 वर्कर्स को जो है उनका एम्प्लॉयमेंट ले लिया गया और वेजेस कट किए गए। तो इस तरह की चीज़ें जब होने लगी तो उनको लगा कि भैया जो है अब हम लोगों को जो है एक साथ होना पड़ेगा। इन 1935 आरटीयूसी वॉज मर्ज्ड इनटू एआईटीयूसी, और ये बहुत छोटी सी उस टाइम पे जरा सी रह गई थी, इनका कोई औचित्य ही नहीं बचा था, और ये जाके इसी में है मर्ज हो गया। 1935 की बात मैं कर रहा हूँ। और फिर रेड यूनियन कांग्रेस किसमें मर्ज हो गई? एआईटीयूसी में मर्ज हो गई। अब इसमें मर्ज हो गई। अभी याद रखिए एनटीयूएफ अलग है, इसमें खाली वो रेलवे वाली है ना, और एआईटीयूएफ है, और कोई नहीं है अभी इसमें। और ये यहाँ पे एआईटीयूसी जो है इसमें मर्ज हो गई। अब समझ लीजिए दो मेन बॉडी बची हुई है इस समय पे, मेन जो जिसकी हम लोगों ने अभी बात करी है, ठीक है। तो वो दो ही बची हुई है, अब ये देखिए आगे मर्ज होंगी। अब देखिए यहाँ पे 1938 में जाके क्या हुआ, एनटीयूएफ और एआईटीयूसी जो है जाके मिल जाती हैं नागपुर सेशन में, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे जाके खत्म हो गया ये मैटर। तो जाके पूरा का पूरा जब ये पूरा का पूरा मर्ज जाके खत्म होता है 1938 में। अब आगे चलते क्या होता है फिर सेकंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के सिनेरियो को देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर से जो है एक स्प्लिट टाइप की होना शुरू हो गई थी, जब एविडेंट था, क्योंकि कुछ लोग उस टाइम पे सपोर्ट कर रहे थे गवर्नमेंट को, कुछ लोग नहीं सपोर्ट कर रहे थे, है ना। तो ये सब चीज़ें देखते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, अब वर्कर्स कंफ्यूज थे कि क्या करें, गवर्नमेंट को सपोर्ट हम लोग को करना है कि नहीं करना है। तो इन बातों के बारे में काफ़ी डिस्कशन उस टाइम पे चला। और 1941 में क्या हुआ, वहाँ पे एक रिफ्ट बना और जो है वो फिर से डिवाइड हो गई एआईटीयूसी, और नई जो फेडरेशन बनी वो बनी इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। अब देखिए जब उस टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन ही डिवीजन की चल रही थी, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग नहीं सपोर्ट कर रहे थे, उस तो जगह पे एआईटीयूसी का ये स्टैंड था कि हम गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट करेंगे, और वहीं पे कम्युनिस्ट सपोर्ट नहीं करना चाहते। तो उस जगह पे फिर से जो स्प्लिट हो गया, तो ये उसी का रीज़न था। तो यहाँ पे फिर आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और पूरा का पूरा फिर जो क्या कहते हैं, जिसका कंट्रोल था वो किसके हाथों में चला गया? कम्युनिस्ट के हाथों में चला गया। मतलब मोस्टली जो लेबर थे उनका कंट्रोल जो है वो अब जो है कम्युनिस्ट के हाथों में जा चुका था। अब देखिए उस समय पे क्या था कि एक तरह का समझ लीजिए एग्रीमेंट टाइप चल रहा था, ठीक है, ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट के बीच। ट्रेड यूनियन ने कहा ठीक है हम काम करेंगे, और जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा ठीक है हम आपके जो है राइट्स की रक्षा करेंगे, आपके जो भी डिमांड्स हैं उनको हम पूरा करेंगे। तो क्या बातें थी उस जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट एग्री हुई थी, तो ये सब अब ये फैक्टर्स डिफाइन करते हैं कि क्या क्या उस टाइम पे चल रहा था और ट्रेड यूनियन को किस तरह से फ़ायदा हुआ, और इसी का ये रिजल्ट होगा जैसे ही इंडिपेंडेंस मिलती है इंडिया को, तो उसके बाद काफ़ी सारे लेबर एजिटेशन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही जब इंडिपेंडेंस मिलेगी तो ये सारी चीज़ें जो है मिलना कम हो जाएंगी इंडिया के अंदर, और उसके बाद से फिर काफ़ी सारा आपको लेबर एजिटेशन मिलेगा उसके बाद वर्किंग क्लास का। अब जैसा कि देखिए उस समय पे वॉर चली थी, उस जगह पे क्या उनको इंक्रीज प्रोडक्शन चाहिए था, और वॉर मटेरियल्स बहुत चाहिए थे, एसेंशियल गुड्स चाहिए थे और हाई प्रॉफिट जो है वो तो मेंटेन करेंगे जब इतना काम होगा। तो उस जगह पे जो है वर्कर्स ने फुल सपोर्ट किया इनको, और जो है खूब ज़्यादा तरीके से बढ़िया से जो है काम वाम करके जो है दोनों एक दूसरे के जो भी इंटरेस्ट थे और उनको फुलफिल करते रहे। फिर दूसरी बात क्या, रिकग्निशन वॉज अवॉर्डेड। मान लीजिए कोई अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो वहाँ पे ट्रेड यूनियन जो थी उनको जो है रिकॉग्नाइज कर लिया गया। तो ट्रेड यूनियन जब को उनको रिकॉग्निशन मिल जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, यूनियंस जो है वो मजबूत हो जाएंगी। तो वहाँ पे जो कोई भी डिस्प्यूट था वो बड़ी जल्दी रिजॉल्व हो रहा था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और मान लीजिए अगर वहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता भी है तो वहाँ पे एडजुडिकेशन को पहुँच जाता था, या तो फिर वहाँ पे खुद ही कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू चीज़ें जो है रिजॉल्व हो रही थी। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम वो वॉर टाइम पे भी काफ़ी स्मूथली चल रहा था। अब उस समय पे क्या था कि जो स्ट्राइक्स थी, हाँ ये जो स्ट्राइक्स थी उनको क्या किया था, उनको जो है बंद कर दिया गया था। स्ट्राइक्स करना प्रोहिबिट था, लेकिन कोई भी अगर दिक्कत आती तो एजुकेशन के थ्रू जो है वो बातें रिजॉल्व कर ली जाती थी। अब 1942 में एक ट्राइपार्टाइट लेबर कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की गई फर्स्ट टाइम। तो उसमें क्या था कि कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। तो मतलब इन दोनों को एक साथ वहाँ पर ला के कोई भी अगर दिक्कत है तो वहाँ पे जो है इश्यूज़ को वहाँ पे डिस्कस करा गया ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और यही ट्राइपार्टाइट सिस्टम जो है आज भी आप देख रहे हैं अभी तक चला आ रहा है ना, लेबर कॉन्फ्रेंस में ट्राइपार्टाइट सिस्टम ही चलता है। और ये फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1942 में। आई गेस मैंने पहले बोल दिया है कि ये ट्राइपार्टाइट सिस्टम था, शायद आई गेस 1919 के आसपास, तो वो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा माइंड से उतर गया था। तो उस टाइम पे ट्राइपार्टाइट नहीं हुआ था, लेकिन डेलीगेशन जाते थे हर एक कंट्री से। अब आगे देखते हैं कि ड्यूरिंग वॉर टाइम द ट्रेड यूनियन स्ट्रेंथ ग्रू अप टू 865 यूनियन स्ट्रेंथ हो चुकी थी, और वहाँ पे मेंबरशिप आप देखेंगे 8.89 लाख वर्कर्स तक की पहुँच चुकी थी। तो ये आप कह सकते हैं, ये समझ लीजिए एक पीक पीरियड था जहाँ पे बिल्कुल लेबर मूवमेंट जो था, मतलब लेबर मेंबरशिप भी तो बिल्कुल पीक में थी। और उसके बाद 1947 में जो है एक इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थी वॉज फॉर्म्ड एज अ लेबर विंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो लेबर विंग थी उसके उसके तौर पर जो है आईएनटीयूसी जो है उसका गठन हुआ कब? 1947 में। तो ये हो गया ये बाकी के दो फेस हम लोगों ने कवर कर लिए 1939 तक, नहीं कहाँ तक था ये जो भी फेस था, सेकंड फेस उसके बाद, ठीक है। अब इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जो बातें हुई उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि कब है नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए टेक केयर, गुड बाय।